हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर की सीरीज़ के बारे में। अब यार हाँ, अगर बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में, तो इस सीरीज़ में हम यार हाँ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को भी सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ यार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे। हर एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसलिए यार हाँ की वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हर एक क्वेश्चन यार हाँ हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाला है। इसलिए यार हाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसलिए यार हाँ रेगुलर रहना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अधिकतम विटामिन सी किस में प्राप्त होता है या फिर किस में मिलता है। तो जल्दी से बता दीजिए, विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? मौसमी में होता है, आंवले में होता है, बेर में होता है, फिर पपीते में होता है। जल्दी से बता दीजिए कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? मौसमी में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, बेर में पाया जाता है, फिर पपीते में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? मौसमी में पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है, बेर में पाई जाती है, फिर पपीते में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको पता होगा यार हाँ, अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होना चाहिए आंवला। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शंस में जो राइट आंसर आपका आंवला रहेगा, क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बारबेडस चेरी में। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए यार हाँ कि आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? आंवला माना जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलता है बारबेडस चेरी, तब आपका राइट आंसर कौन सा होता है? बारबेडस चेरी होता है, क्योंकि यार हाँ आंवले से अधिक जो विटामिन सी होता है तो ये सबसे अधिक किस्म पाया जाता है बारबेडस चेरी में, उसके बाद में। ठीक है, अगर बात करते हैं बारबेडस चेरी ऑप्शन में नहीं है, तब आपका राइट आंसर किस माना जाएगा? आंवले को माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो यार हाँ, कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है। तो जल्दी से बता दिए कि किस वर्ग में नहीं आती है मूंग की फसल? भूमि संरक्षित फसलें के अंतर्गत, दलहनी फसलों के अंतर्गत नहीं आती है, अंतर्वर्तीय फसलों के अंतर्गत नहीं आती है, फिर नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं आती है। जल्दी से बता देंगे कि मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है। जल्दी से बताइए, भूमि संरक्षित फसलों के अंतर्गत नहीं रखी जाती है, दलहनी फसलों के अंतर्गत नहीं रखी जाती है, अंतर्वर्तीय फसलों के अंतर्गत नहीं रखी जाती है, फिर नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं रखी जाती है। जल्दी से बता दिए कि मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ अगर बात करते हैं मूंग की फसल, तो ये नकदी फसल नहीं होती है। क्या नहीं होती यार हाँ? मूंग की फसल नकदी फसल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जल्दी से बता दिए यार हाँ, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूँ यार हाँ, सोया प्रदेश। आपको पता होगा यार हाँ, सोया प्रदेश या सोयाबीन प्रदेश के नाम से किसका नाम है? तो जल्दी से बता दिए, इसका राइट आंसर वही है। तो क्या होता है? जल्दी से बताइए, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पर ऐसा है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। जल्दी से बताइए, सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो यार हाँ हमने बताया सोया प्रदेश, अर्थात यार सोयाबीन प्रदेश किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अर्थात यार हाँ सोयाबीन का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल रबी मौसम में नहीं उगाई जा सकती है? अब यार हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सी फसल ऐसी है जिसे रबी सीजन में नहीं ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि रबी सीजन की कौन सी क्रॉप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी मौसम में किसे नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो हमेशा। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे यार हाँ, रबी मौसम में किसे नहीं ग्रो किया जा सकता है? मक्के को नहीं किया जाता है, उड़द को नहीं किया जाता है, सूरजमुखी को नहीं किया जाता है, फिर गेहूँ फसल को नहीं किया जाता है। जल्दी से बताइए कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे यार रबी सीजन में नहीं उगाया जा सकता है, नहीं ग्रो किया जा सकता है? जल्दी से बताएंगे, मक्का को नहीं किया जाता है, उड़द को नहीं किया जा सकता है, सूरजमुखी को नहीं किया जा सकता है, फिर गेहूँ फसल को नहीं किया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे रबी सीजन में ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर बात करते हैं मक्का की, वैसे अगर बात करते हैं यार हाँ मक्का जो फसल होती है खरीफ सीजन की होती है। ठीक है, मेनली। लेकिन अब बात करते हैं यार हाँ, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया रबी मौसम में जिसे नहीं उगाया जा सकता है। यार हाँ मक्का ऐसी फसल है जिसे रबी सीजन में लिया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करते हैं यार हाँ रबी मक्का, तो रबी मक्का सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है बिहार में। कहाँ लिया जाता है यार हाँ? रबी मक्का सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है बिहार में क्षेत्र में, अर्थात इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूरजमुखी की। तो हमने बताया था यार पिछली वीडियो में कि याद रखना कि सूरजमुखी तीनों सीजन में आसानी से ग्रो की जा सकती है। ठीक है यार हाँ, जो सूरजमुखी है इसे यार हाँ रबी, खरीफ और जायद तीनों जो सीजन्स होते हैं, तो तीनों सीजन्स में इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है।
अब बात करते हैं गेहूँ की, तो गेहूँ को आपको पता होगा रबी सीजन की है, तो इसे तो ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं उड़द की, ठीक है, जो उड़द है तो इसे यार रबी सीजन में नहीं ग्रो किया जा सकता है, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो प्रकार की जीवित जीवों के आपसी संबंध को क्या बोलता है। जल्दी से बताएंगे यार। हाँ, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि दो प्रकार की जीवित जीवों के आपसी संबंध को, ठीक है, दोनों आपस में यानी परस्पर संबंध है, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सहजीवन के नाम से जाना जाता है, सिनेप्सिस के नाम से जाना जाता है, सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, फिर स्टेल के नाम से जाना जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि दो प्रकार की जीवित जीवों के आपसी संबंध को किस नाम से जाना जाता है। सहजीवन के नाम से, सिनेप्सिस के नाम से, सिंथेसिस के नाम से, या फिर स्टेट के नाम से। जल्दी से बताएंगे यार। हाँ, दो प्रकार के जीवित जीवों के आपसी संबंध को किस नाम से जाना जाता है, या फिर क्या नाम दिया गया है। सहजीवन दिया गया है, सिनेप्सिस दिया गया है, सिंथेसिस दिया गया है, फिर स्टेल दिया गया है। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं दो प्रकार के जीवित जीव जो कि यार हाँ परस्पर, ठीक है, आपस में क्या होता है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उसे बोला जाता है यार हाँ सहजीवन। क्या बोला जाता है यार हाँ, सहजीवन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब यार हाँ कि इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए यार हाँ, इसका जो मैन होता है, ठीक है, एक मुख्य उदाहरण है। कभी भी अगर आपसे पूछा था यार खान सहजीवन का उदाहरण बताइए, तो लाइकेन आपको बताना है। क्या बताना है यार खान, लाइकेन बताना है। अब ये लाइकेन होता क्या है, वैसे अगर बात करते हैं लाइकेन की, तो ये प्रदूषण का सूचक होता है। किसका होता है यार खान, कि प्रदूषण का एक इंडिकेटर प्लांट में माना जाता है लाइकेन को। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यार खान लाइकेन की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन क्या होता है, फंगल यार का शैवाल और कवकों के दोनों के आपस में परस्पर सहयोग को, ठीक है, यानी ये होता है कवक प्लस शैवाल। क्या होता है, कवक और प्लस शैवाल। जैसे कि हमने अब बताया रहा सहजीवन, अर्थात यार दो जीवित जीव, अर्थात यार कवक प्लस शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है यार एक प्रदूषण का सूचक प्लांट माना जाता है। क्या होता है, प्रदूषण का एक सूचक पौधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भूमि की सतह से होकर भूमि में जल के प्रवेश को किस नाम से जाना जाता है। भूमि की सतह से होकर भूमि में जल प्रवेश को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे। परकोलेशन के नाम से, सीपेज के नाम से, ट्रांसपिरेशन के नाम से, फिर इन्फिल्ट्रेशन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि भूमि की सतह से, ठीक है, मान लीजिए जल यानी यहाँ पर है, सतह पर है, तो इसके अंदर जाने को क्रिया को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएंगे। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, परकोलेशन बोला जाएगा, सीपेज बोला जाएगा, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, फिर इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है। जल्दी से बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो यार हाँ, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है भूमि की सतह से होकर भूमि में जल के प्रवेश को, तो इसे जाना जाता है इन्फिल्ट्रेशन के नाम से, अतः तो यार हाँ अंतः स्पंदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ साथ यार हाँ कि अगर बात करते हैं परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन, यार हाँ दोनों ही सिमिलर वर्ड होते हैं, तो ये होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यार हाँ कि अगर आपसे पूछा है इन्फिल्ट्रेशन, तो यार हाँ भूमि की सतह से होकर भूमि में जल के प्रवेश को किस नाम से जाना जाता है, इन्फिल्ट्रेशन। अब परकोलेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, दोनों ही लगभग सेम होते हैं, लेकिन मात्र एक वर्ड का अंतर होता है, इनमें डिफरेंस होता है, और वो होता है सैचुरेटेड सोइल। क्या होता है यार हाँ, सैचुरेटेड सोइल की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा था क्वेश्चन कि सैचुरेटेड सोइल में भूमि की जल की सतह से होकर भूमि में प्रवेश को किस नाम से जाना जाता है, तब आपका राइट आंसर माना जाता है अंतः स्त्रावण, अर्थात परकोलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सैचुरेटेड सोइल के बारे में, तो सैचुरेटेड सोइल में क्या होता है, अंतः स्पंदन होता है, अर्थात यार अंतः जो स्त्रावण होता है, क्या होता है, परकोलेशन होता है। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सैचुरेटेड सोइल नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन, अर्थात अंतः स्पंदन होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, यही डिफरेंस होता है यार सैचुरेटेड सोइल का अंतर होता है। ओके, पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो जल्दी से बता दीजिए कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है, इग्नियस होती है, फिर वोल्केनिक होती है। जल्दी से बता दीजिए कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है, इग्नियस होती है, फिर वोल्केनिक होती है। जल्दी से बताइए संगमरमर किस प्रकार की चट्टान होती है। यार अगर बात करते हैं संगमरमर की, तो ये किस प्रकार की चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक, अर्थात यार ये होती है रूपांतरित चट्टान। कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। जल्दी से बताइए यार माइक्रो पोषक तत्व, अर्थात यार माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर मैंगनीज होता है। जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जल्दी से बताइए मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर मैंगनीज होता है। तो यार हाँ ये यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें डायरेक्ट आपको यार है प्राइमरी तो कितने होते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइमरी होते हैं एनपीके और सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं, अर्थात यार हाँ ये दोनों। ठीक है, इनमें अगर बात करते हैं इन 6 में कोई सा भी आ जाता है वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इनमें जो भी आते हैं जितने भी यार न्यूट्रिएंट आते हैं ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं यार हाँ,
प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यार इनके अलावा जितने भी होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, अर्थात यार सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसलिए यार कभी भी अगर आपसे किसी ने पूछा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में तो डायरेक्ट आप इन्हें लिख लीजिए यार, प्राइमरी कौन से है, सेकेंडरी कौन से हैं, इन दोनों को आप लिख लिया करो। तो अब आपको पता चल गया होगा NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, अर्थात इनमें जो आ रहे हैं वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है बल्कि क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं कौन सा है, तो यार पोटेशियम इसमें आता है, मैग्नीशियम इसमें आता है और कैल्शियम भी इसमें आता है। अर्थात यार ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंगनीज, यार मैंगनीज इसमें ऑप्शन में नहीं है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, मैंगनीज, क्योंकि यार मैंगनीज क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इस ट्रिक से। यार अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में तो इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है और दोनों को आपको नोट कर लेना है और डायरेक्ट इनमें मिलान कर लेना है कि कौन सा इनमें नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हरी चारे वाली फसल है। जल्दी से बताएंगे, बरसीम होती है, गेहूं होती है और कपास और चना है। थर्ड ऑप्शन आपका कपास है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, चना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी हरी वाली यानी हरी चारे वाली कौन सी फसल है। बरसीम होती है, गेहूं होती है, कपास होती है, फिर चना होता है। जल्दी से बता दीजिए हरे चारे के लिए किसे ग्रो किया जाता है, कौन सी फसल है जिसे यार हरे चारे के लिए मुख्यतः उगाया जाता है। बरसीम होती है, गेहूं होती है, कपास होती है, फिर चना होता है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी होती है जिसे यार हरे चारे के लिए ग्रो किया जाता है। तो कौन सी होती है आपको पता चली गया वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बरसीम को लिया जाता है। किसे लिया जाता है यार, बरसीम को लिया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम। क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछता है बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कपास की सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। जल्दी से बताएंगे यार, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बीटी कपास की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होती है। 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर इनमें से कोई नहीं होती है। जल्दी से बताइए यार, बीटी कॉटन की बीज दर क्या होती है, सीड रेट क्या होती है। 5 से यानी 20 से 25 किलोग्राम होती है, 1.5 किलोग्राम होती है, 25 से 30 किलोग्राम होती है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे यार, बीटी कॉटन की सीड रेट क्या होती है। तो यार अगर आपसे पूछा था बीटी कॉटन तो कितनी होती है यार, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है यार, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब यहाँ पर याद रखना, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बीटी कॉटन होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर बीटी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बीटी होती क्या है, तो बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया होता है, एक ट्रांसजेनिक फसल है। यार कि अगर पूछा जाता है बीटी कॉटन क्या है तो यार ये होती है एक ट्रांसजेनिक, क्या होती है, एक ट्रांसजेनिक फसल होती है। अब बात करते हैं बीटी का फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा, बीटी होता क्या है, तो यार एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बीटी, एक बैक्टीरिया होता है। अब ये होता क्या है, तो यार ये होता है बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया। क्या होता है, बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया होता है। और बीटी कपास क्या होती है यार, एक ट्रांसजेनिक फसल होती है। क्या होती है, एक ट्रांसजेनिक फसल होती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको नए वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार। अगर आपसे पूछता है अच्छे जमाव है तो गन्ने के टुकड़ों को किस घोल में डुबाते हैं। अर्थात यहाँ जो गन्ने हैं, अर्थात सेट का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, सेट्स का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं, गन्ने के टुकड़ों का अर्थात यहाँ गन्ने की सेट्स का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। एगलाल के घोल से, BHA के घोल से, चूने की या फिर नीला थोता के घोल से, किससे किया जाता है सेट्स का ट्रीटमेंट। जल्दी से बताइए, एगलाल के घोल से, BHA के घोल से, चूने के घोल से या फिर नीला थोता के घोल से। जल्दी से बताएंगे कि अच्छे जमाव हेतु गन्ने के टुकड़ों अर्थात यार गन्ने की जो सेट्स है तो इनका ट्रीटमेंट किस घोल से किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, एगलाल के घोल से, BHA के घोल से, चूने के घोल से या फिर नीले थोते के घोल से। तो यहाँ अगर बात करते हैं गन्ने के, ठीक है, गन्ने के जो सेट्स होते हैं तो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है एगलाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, एगलाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया जाता है यार, गन्ने की सेट्स का ट्रीटमेंट ये किया जाता है एगलाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षारीय धनायन नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे यार, क्षारीय धनायन कौन सा नहीं है। कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, फिर हाइड्रोजन नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन सा क्षारीय धनायन नहीं है। कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, पोटेशियम होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। जल्दी से बताइए यार, क्षारीय धनायन कौन सा नहीं होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछा है क्षारीय धनायन नहीं है तो यार कौन सा नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या होता है यार, क्षारीय धनायन नहीं होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि लिटिल लीफ रोग सामान्यतः किस में देखने को मिलता है। तो जल्दी से बताइए यार, गांठ को में पाया जाता है, फूल को में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, फिर बैंगन में पाया जाता है। जल्दी से बताइए कि छोटी पत्ती रोग अर्थात यार लिटिल लीफ जो डिजीज है ये किस में सामान्यतः देखने को मिलती है। गांठ गोभी में, फूल गोभी में, टमाटर में या फिर बैंगन में।
जल्दी से बताइए लिटिल लीफ डिजीज़ किस फसल में मुख्यतः देखी जाती है? रात गोभी में, फूल गोभी में, टमाटर में या फिर बैंगन में? जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात करते हैं लिटिल लीफ के बारे में तो ये देखी जाती है मुख्यतः बैंगन में। किस में देखी जाती है? यहाँ लिटिल लीफ अर्थात छोटी पत्ती रोग मुख्यतः देखी जाती है बैंगन में। और अगर बात करते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अर्थात किसके कारण होती है, इसका रोग कारक क्या होता है? तो यहाँ इसका रोग कारक होता है फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा। क्या होता है यार का? माइकोप्लाज्मा। आपको डायरेक्ट यार है कि जो लिटिल लीफ डिजीज होती है ब्रिंजल में तो ये होती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, अगर बात करते हैं यार खां इसके छोड़कर जितने भी जो शेष क्रॉप्स होती हैं उनमें मैं यार खां जिंक या जस्ते की कमी से होती है। ठीक है, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यार हाँ, अगर आपसे पूछता है ब्रिंजल के बारे में, ठीक है, जो लिटिल लीफ डिजीज होती है ब्रिंजल में तो ये होती है माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछता है बैंगन के अलावा किसी में भी छोटी पत्ती रोग होता है, ये होता है जिंक या जस्ते की कमी से। किससे होता है यार हाँ? जिंक या जस्ते की कमी से होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ब्रिंजल की तो ब्रिंजल में याद रखना ये होता है माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे हमेशा यार हाँ, हमेशा इसको याद रखना है क्योंकि यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि जो ब्रिंजल है इसमें छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन को बदलने में क्या बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रोजन में बदलने को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रिफिकेशन के नाम से, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से, खनिजीकरण से या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। जो कार्बनिक उर्वरक होता है अर्थात कार्बनिक नाइट्रोजन होता है इसे यार अमोनियम नाइट्रोजन में बदलने को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रिफिकेशन के नाम से, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से, खनिजीकरण से या फिर इनमें से किसी से नहीं? जल्दी से बताइए। कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनियम नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है खनिजीकरण। क्या होता है यार? ये जो संपूर्ण क्रिया होती है इसे बोला जाता है खनिजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस फसल को अधिक गंधक की आवश्यकता होती है? तो जल्दी से बताइए यार कौन सी ऐसी फसल है जिससे यार गंधक अर्थात सल्फर, गंधक अर्थात सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? बाजरे को होती है, मूंगफली को होती है, ज्वार को होती है, फिर गेहूं को होती है? जल्दी से बताइए यार कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? बाजरा होता है, मूंगफली होती है, ज्वार होता है या फिर गेहूं होता है? जल्दी से बताएंगे कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे यार सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? बाजरा होता है, मूंगफली होती है, ज्वार होता है, फिर गेहूँ होता है? तो यार हाँ, यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है यार हाँ गंधक का निर्माण अर्थात गंधक की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यार हाँ जितनी भी जो तिलहनी फसलें हैं, जितनी भी जो यार हाँ ऑयल सीड क्रॉप्स है तो उनके निर्माण के लिए यार हाँ तिलहनी मतलब यार हाँ इनमें तेल का निर्माण होगा और तेल के निर्माण के लिए यार हाँ ऑयल के सिंथेसिस के लिए यार हाँ सल्फर की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यार हाँ कि आपको बस याद रखना है कि यार हाँ जितनी भी जो ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है, जितनी भी जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उनके यार हाँ ऑयल के सिंथेसिस के अर्थात यार हाँ तेल के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सल्फर या गंधक की आवश्यकता होती है। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हो कि तेल के निर्माण के लिए अर्थात यार हाँ मूंगफली को किसकी हो गई यार हाँ सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किससे होती है? मूंगफली को होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का होता है अर्थात किस फल का होता है, किस फ्रूट का होता है? तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल तो किस फल का होता है? जल्दी से बताइए। केले का होता है, आम का होता है, अमरूद का होता है या फिर सेब का होता है? जल्दी से बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस का फल का होता है, किस फ्रूट का होता है? केले का होता है, आम का होता है, अमरूद का होता है, फिर सेब का होता है? जल्दी से बताएंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फ्रूट का होता है, किस फल का होता है? तो यार हाँ अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है यार हाँ भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो किसका है? आम का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है यार हाँ? आम का होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक उत्पादन किस फल का होता है? ठीक है, अगर बात करते हैं प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ये किसका होता है यार हाँ? केले का होता है। किसका होता है यार हाँ? सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ये होता है केले का। लेकिन अगर बात करते हैं आपसे क्षेत्रफल के बारे में तो क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका होता है? आम का होता है। किसका होता है यार हाँ? क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है आम का। और अगर बात करते हैं क्षेत्रफल अर्थात यार हाँ जो प्रोडक्शन लिया जाता है ये लिया जाता है सबसे ज़्यादा केले का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कपास की काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो जल्दी से बताइए। जो कपास की काली मिट्टी है ये सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर बिहार में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे कि कपास की काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? अर्थात यार काली मिट्टी है तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक जो काली मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर पंजाब में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे कपास की काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में? जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछता है काली मिट्टी तो ये सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है यार? काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हनी ड्यू। अब यहाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो जल्दी से बता देंगे कि कुर्ग और हनी ड्यू। ठीक है, एक हिंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि कुर्ग और हनी ड्यू किसकी वेराइटी होती है, तो जल्दी से बता दीजिए। खरबूजे की होती है, पपीते की होती है, आम की होती है, फिर तरबूज की होती है। जल्दी से बताएंगे कि कुर्ग और हनी ड्यू किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है। खरबूजे की होती है, पपीते की होती है, आम की होती है, फिर तरबूज की होती है। जल्दी से बताएंगे किसकी होती है हनी ड्यू वेराइटी। खरबूजे की होती है, पपीते की होती है, आम की होती है, फिर तरबूज की होती है। किसकी होती है जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं कुर्ग या हनी ड्यू, ये होती है पपीते की। किसकी होती है यार उन्नतशील वेराइटी होती है पपीते की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षारीय मृदाओं का पीएच विस्तार क्या होता है, अर्थात आपको बताना है क्षारीय मृदाओं का पीएच क्या होता है। तो जल्दी से बताइए। 7 से 8 होता है, 8.5 से 10 होता है, 12 से 15 होता है, या फिर 16 से 20 पीएच होता है। जल्दी से बताएंगे कि क्षारीय मृदाओं का पीएच क्या होता है। 7 से 8 होता है, 8.5 से 10 होता है, 12 से 15 होता है, या फिर 16 से 20 होता है। कितना होता है क्षारीय पीएच, तो यहाँ ये होता है 8.5 से 10। ठीक है, 8.5 से 10 होता है क्षारीय मृदाओं का पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़डल बिट्टल। अब यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यार गढ़डल बिट्टल किसका हानिकारक कीट होता है। मक्के का होता है, धान का होता है, गन्ने का होता है, अर्थात गेहूं का होता है, या फिर सोयाबीन का होता है। जल्दी से बताएंगे कि गढ़डल बिट्टल किसका एक प्रमुख कीट होता है। मक्के का होता है, धान का होता है, गेहूं का होता है, या फिर सोयाबीन का होता है। जल्दी से बताएंगे कि गढ़डल बिट्टल सर्वाधिक किस में देखा जाता है। मक्के में देखा जाता है, धान में देखा जाता है, गेहूं में देखा जाता है, फिर सोयाबीन में देखा जाता है। तो किसका होता है, ये होता है सोयाबीन का। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप समझता है गढ़डल बिट्टल एक प्रमुख कीट किसका होता है, तो ये होता है सोयाबीन का। किसका होता है गढ़डल बिट्टल, ये होता है सोयाबीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि जो योजना आयोग है तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं। वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, फिर कृषि सचिव होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि भारत में योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, फिर कृषि सचिव होते हैं। कौन से होते हैं जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं भारत में योजना आयोग का चेयरमैन, तो ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशे को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशे में पाया जाता है लैक्टेस पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, फिर टैनिन पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशों में क्या पाया जाता है। लेटेक्स पाया जाता है, सोयाबीन पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, फिर टैनिन पाया जाता है। जल्दी से बताइए जो कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशे हैं तो इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है। लैक्टेस पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, फिर टैनिन पाया जाता है। तो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्राय किस रूप में पाया जाता है। तो जल्दी से बता देंगे यार कि जलमग्न अवस्था में, अर्थात यार इसे वाटर लॉगिंग कंडीशन भी आप मान सकते हो कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में नाइट्रोजन प्राय किस रूप में पाया जाता है, अर्थात किस फॉर्म में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए किस फॉर्म में पाया जाता है वाटर लॉगिंग कंडीशन में। नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, अमोनियम के रूप में पाया जाता है, नाइट्राइट के रूप में पाया जाता है, फिर एमाइड के रूप में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जलमग्न मृदा पर, अर्थात यार वाटर लॉगिंग कंडीशन पर नाइट्रोजन है ये किस फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, अमोनिया के रूप में पाया जाता है, नाइट्राइट के रूप में पाया जाता है, फिर एमाइड के रूप में पाया जाता है। जल्दी से बताइए। और इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ धान फसल। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में आपको पता होगा किसे ग्रो किया जाता है, धान फसल को किया जाता है। किसे किया जाता है, धान फसल को। तो जल्दी से बता दिए कि धान फसल में यार कि जो नाइट्रोजन है ये किस फॉर्म में दिया जाता है, अप्लाई किस फॉर्म में किया जाता है। जल्दी से बताइए। नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, अमोनिया के रूप में किया जाता है, नाइट्राइट के रूप में किया जाता है, फिर एमाइड के रूप में किया जाता है। जल्दी से बताइए। तो यार हमने कई बार इस क्वेश्चन को सोल्व किया है कि अगर आपसे पूछा है धान में, तो यार धान में जो नाइट्रोजन दिया जाता है ये दिया जाता है अमोनिया रूप में। किस में दिया जाता है, अमोनिया रूप में दिया जाता है। अर्थात यार अगर बात करते हैं जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन की किस फॉर्म अर्थात किस तरह में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अमोनियम रूप में। किस में पाया जाता है, अमोनियम रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गंध की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल समूह की होती है। जल्दी से बताएंगे गंध की आवश्यकता निम्न में से किस एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल का समूह बताना है आपको कि गंधक की जिसे आवश्यकता होती है। तो जल्दी से बताएंगे ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन को, लाइसिन और ग्लूटामिन को, मेथियोनिन या फिर सिस्टीन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सल्फर की अर्थात गंधक की आवश्यकता किसे होती है, ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन एमिनो अम्लों को होती है, लाइसिन और ग्लूटामिन अम्लों को होती है। अगर बात करते हैं मेथियोनिन और सिस्टीन की तो इसे होती है या फिर इनमें से किसी को नहीं होती है। अर्थात जल्दी से बताइए कि सल्फर या गंधक की आवश्यकता किस समूह को होती है। ट्रिप्टोफैन सिस्टीन को होती है, लाइसिन ग्लूटामिन को होती है, मेथियोनिन सिस्टीन को होती है, फिर इनमें से किसी को नहीं होती है। तो यार अगर बात करते हैं सल्फर की तो सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मेथियोनिन और सिस्टीन को। किसे होती है यार, मेथियोनिन और सिस्टीन एमिनो अम्ल को होती है। किसे होती है, मेथियोनिन और
सिस्टीन एमिनो अम्ल को होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ, कौन सा ठोस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। चट्टान के नाम से जाना जाता है, मांस के नाम से जाना जाता है, पीट के नाम से जाना जाता है, या फिर कार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। चट्टान के नाम से, मांस के नाम से, पीट के नाम से, फिर कार्बनिक पदार्थ के नाम से। जल्दी से बताइए। तो याद रखना, अगर बात करते हैं खनिजों योग से बना जो ठोस पदार्थ, याद रखना ठोस पदार्थ की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ठोस पदार्थ जो बनता है उसे बोला जाता है चट्टान। किससे नाम से जाना जाता है, चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है। अर्थात है ना कि आपको किससे, यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, विटामिन सी प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है, विटामिन ई प्राप्त होता है। जल्दी से बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त हो गया है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। जल्दी से बताइए, सूर्य के प्रकाश से। तो यार अगर बात करते हैं सूर्य के प्रकाश से, तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। अब यार आप धूप में खड़े होकर ये बोल रहे हो कि विटामिन डी ले रहा हूँ, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो सूर्य की जो लाल किरणें निकलती है, ठीक है, जो मॉर्निंग टाइम में निकलती है, तो उससे मुख्यतः यार विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। अर्थात यार जो विटामिन डी है ये मुख्यतः यार सूर्य की जो लाइटें होती है लाल, ठीक है, जो लाल किरणें होती है उससे प्राप्त किया जाता है, न कि धूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्तियों में जल विभव किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे, टेंसीमीटर के द्वारा, प्रेशर चैम्बर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, फिर न्यूट्रॉन प्रोब के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि पत्तियों में जो जल विभव है इसे किसके द्वारा मेजर किया जाता है। टेंसीमीटर के द्वारा, प्रेशर चैम्बर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, फिर न्यूट्रॉन प्रोब के द्वारा। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है यार प्रेशर चैम्बर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, प्रेशर चैम्बर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है। यार यहाँ पर आपसे पूछा गया एमिनो अम्ल और कौन सा पाया है यार गंधक। तो जल्दी से ऑप्शन से देख लीजिए, उसमें आपको बताना है कि सल्फर किस में पाया है, अर्थात गंधक किस में पाया है। ग्लाइसिन में पाया है, एलानिन में पाया है, प्रोलिन में पाया है, फिर मेथियोनिन में पाया है। जल्दी से बताएंगे कि सल्फर जो एमिनो अम्ल होता है, ठीक है, यानी सल्फर किस में पाया है, ग्लाइसिन में पाया है, एलानिन में पाया है, प्रोलिन में पाया है, मेथियोनिन में पाया है। तो जल्दी से बताइए किस में पाया है सल्फर कंटेंट। तो हमने अभी बताया था, अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था कि जो यार जो मेथियोनिन होता है, अर्थात मेथियोनिन जो एमिनो अम्ल होता है, तो इसके संश्लेषण के लिए, इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सल्फर की आवश्यकता होती है। अर्थात यार मेथियोनिन में क्या होता है, सल्फर कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नागपुर में स्थित है, इंदौर में स्थित है, पुणे यानी पूसा में स्थित है, या फिर पंतनगर में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, इंदौर में, पूसा में, या फिर पंतनगर में। जल्दी से बताएंगे सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ अगर बात करते हैं सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है, इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक है यार, अगर आपसे पूछता है सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित होता है इंदौर। इंदौर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हल्दी भाग है, अर्थात है हल्दी होती क्या है, फूल होता है, तना होता है, जड़ होता है, या फिर बीज होता है। जल्दी से बताएंगे हल्दी भाग किसका होता है, हल्दी होता क्या है आखिरकार, फूल होता है, तना होता है, जड़ होता है, या फिर बीज होता है। जल्दी से बताएंगे हल्दी होता क्या है, फूल होता है, तना होता है, जड़ होता है, या फिर बीज होता है। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं हल्दी, तो हल्दी क्या होता है, एक तना होता है। क्या होता है, हल्दी आता है एक तने का भाग होता है। क्या होता है, एक तना का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कॉफ़ी किससे बनाई जाती है। तो जल्दी से बता देंगे यार कॉफ़ी किस भाग से बनाई जाती है, या फिर यार कॉफ़ी बनाने के लिए किस प्लांट पार्ट का यूज़ किया जाता है। फूल से बनती है, बीज से बनती है, पत्ती से बनती है, फिर तने से बनती है। जल्दी से बताएंगे कि कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है, फिर किससे बनाई जाती है। फूल से बनाई जाती है, बीज से बनाई जाती है, पत्ती से बनाई जाती है, फिर तने से बनाई जाती है। जल्दी से बताइए कॉफ़ी किससे बनाई जाती है, फूल से, बीज से, पत्ती से, या फिर तने से। तो यार अगर बात करते हैं कॉफ़ी, तो कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीज से। किससे बनाई जाती है यार, बीज से प्राप्त किया जाता है, या फिर बीज से बनाई जाती है कॉफ़ी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इक्रीसेट। डायरेक्ट आपको याद रखना इक्रीसेट। ठीक है, डायरेक्ट आपको वर्ड याद रखना इक्रीसेट। तो जल्दी से बताइए यार इक्रीसेट कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, फिर नई दिल्ली में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि इक्रीसेट कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, फिर नई दिल्ली में। जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है इक्रीसेट, या फिर इसका हिंदी नेम भी आप देख लीजिए, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वैसे हिंदी में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछता है इक्रीसेट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यार डायरेक्ट आपको हिंदी नहीं याद रखनी, बल्कि इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है इक्रीसेट कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे मुंबई में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, फिर नई दिल्ली में स्थित है। तो यार अगर बात करते हैं इक्रीसेट, तो इक्रीसेट हैदराबाद। कैसे याद हो गया यार, इक्रीसेट हैदराबाद।
कैसे याद रखोगे, इक्री स्टेट हैदराबाद, अर्थात इक्री स्टेट कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, अर्थात आपको बताना है गेहूं की फसल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि गेहूं की जो फसल है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है। जल्दी से बताएंगे 30 से 35 होता है, 15 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, या फिर 35 से 40 होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो गेहूं की फसल है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट माना है। 30 से 35 मान आता है, 15 से 25 मान आता है, 25 से 30 मान आता है, या फिर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मान आता है। जल्दी से बताएंगे कि गेहूं के लिए फसल के लिए गेहूं की जो फसल है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है। 30 से 35 होता है, 15 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर 35 से 40 होता है। कितना होता है जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं गेहूं की फसल के लिए तो कितना होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है यार ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो यार गेहूं की फसल के लिए रिक्वायर्ड होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपको पता होगा, वैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि मल्लिका एक वेराइटी होती है। तो जल्दी से बताएंगे मल्लिका एक प्रजाति होती है, आम की होती है, अमरूद की होती है, सेब की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी से बताएंगे कि मल्लिका किसकी वेराइटी होती है, आम की होती है, अमरूद की होती है, सेब की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी से बताइए किसकी होती है मल्लिका वेराइटी। तो यार अगर बात करते हैं मल्लिका तो होती है आम की। किसकी होती है मल्लिका होती है आम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्तियों की उस क्रिया को जो तापक्रम कम कर देती है, पत्तियों को उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है जो कि यार टेम्परेचर को कम कर देती है, तापमान को कम कर देती है। तो जल्दी से बताइए वो क्रिया होती क्या है, अर्थात अवशोषण होता है, श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। जल्दी से बताएंगे कि पत्तियों की उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है जो कि यार टेम्परेचर अर्थात तापक्रम को कम कर देती है। अवशोषण होती है, श्वसन होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, फिर वाष्पोत्सर्जन होती है। जल्दी से बताएंगे वह कौन सी क्रिया है जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। अवशोषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा होता है। तो यार अगर बात करते हैं टेम्परेचर कम तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा होता है यार वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि यार अगर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो ये होता है यार टेम्परेचर को कम करना। ठीक है, जो लीफ सरफेस है यार इसका जो टेम्परेचर है इसको कम करना ही मुख्य उद्देश्य होता है वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सबसे अधिक नाइट्रोजन रखने वाला उर्वरक कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे यार सबसे अधिक जो नाइट्रोजन है ये किस उर्वरक में पाइता है, किस फर्टिलाइजर में पाइता है। अमोनियम सल्फेट में पाइता है, एनहाइड्रस अमोनियम में पाइता है, अमोनियम क्लोराइड में पाइता है, फिर अमोनियम फॉस्फेट में पाइता है। जल्दी से बताएंगे सबसे अधिक नाइट्रोजन रखने वाला उर्वरक कौन सा है। अमोनियम सल्फेट, एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट। जल्दी से बताइए सबसे अधिक नाइट्रोजन कंटेंट किस में पाइता है। तो किस में होता है यार एनहाइड्रस अमोनियम होता है। कितना होता है यार अगर बात करते हैं कितना होता है तो कितना होता है ये 82% होता है। कितना होता है 82% जो कि यार सर्वाधिक होता है। कितना होता है सर्वाधिक होता है यार और किस में होता है एनहाइड्रस अमोनिया होता है। कितना होता है तो यह होता है 82%। कितना होता है 82% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि क्ले सोइल के जो कणों का आकार क्या होता है, अर्थात आपको बतानी है जो पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। जल्दी से बताएंगे क्ले सोइल अर्थात चिकनी मृदा है तो इसके जो कण होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी साइज क्या होती है ये आपको बताना है। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कितना होता है क्ले सोइल जो होती है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी साइज़ क्या होती है। जल्दी से बता दीजिए 0.02 से 0.002 मिलीमीटर होता है, 0.20 से 0.02 मिलीमीटर होता है, या फिर 2.00 से 0.20 मिलीमीटर होता है। जल्दी से बताएंगे यार कितना होता है क्ले सोइल का जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ये क्या होती है। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी, अर्थात राइट आंसर कौन सा है। क्ले सोइल की जो पार्टिकल्स है तो इनकी साइज़ क्या होती है। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कितनी होती है जो पार्टिकल्स की साइज़ ये कितनी होती है। तो यार अगर बात करते हैं क्ले सोइल की तो जो चारों ऑप्शन है, ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत है, अर्थात इसमें से जो राइट आंसर है ये है इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है यार इनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं क्ले सोइल की जो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं तो ये कितने होते हैं यार अगर बात करते हैं पार्टिकल्स की साइज़ तो इसका होता है यार 0.002 मिलीमीटर से कम। ठीक है, इससे भी कम होता है जो कि आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए यार इसका राइट आंसर कैसे माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यार अगर बात करते हैं क्ले सोइल तो इसके जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ये होती है 0.002 मिलीमीटर से कम। कितना होता है यार इससे भी कम होता है, 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसलिए यार इसका राइट आंसर कौन सा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल्दी से बताइए गेहूं का उद्गम स्थान किसे माना जाता है, अर्थात आपको बताना है कि जो वीट का ओरिजिन प्लेस है ये कई बार आपने पढ़ लिया है। तो जल्दी से बताइए भारत होता है, टर्की होता है, चीन होता है, फिर अमेरिका होता है। जल्दी से बताएंगे गेहूं का उद्गम स्थान अर्थात ओरिजिन प्लेस किसे माना जाता है। भारत को माना जाता है, टर्की को माना जाता है, चीन को माना जाता है, फिर अमेरिका को माना जाता है। जल्दी से बताइए गेहूं का ओरिजिन प्लेस किसे माना जाता है। भारत को,
टर्की को, चीन को या फिर अमेरिका को। तो किसे बोला जाता है यार, टर्की को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, टर्की को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया ये भी, तो इसको भी आपको जल्दी से बताना है कि संकर धान की बीज रेट क्या होती है। जल्दी से बताइए कि जो संकर धान है तो इसकी बीज दर क्या होती है, अर्थात यार इसकी सीड रेट क्या होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बतानी है। जल्दी से बताएंगे कि जो संकर धान है इसकी सीड रेट क्या होती है और आपको बतानी है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो जल्दी से बताएंगे 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, यानी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अर्थात संकर धान की जो बीज दर होती है, जो सीड रेट होती है, कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे 10 से 15 होती है, 15 से 25 होती है, 70 से 80 होती है, फिर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात करते हैं संकर धान की तो इसकी सीड रेट होती है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है यहाँ, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो कि यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि डेपोक विधि में चावल की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया डेपोक विधि के बारे में, तो जल्दी से बताइए डेपोक विधि में चावल की जो नर्सरी है ये कितने दिन में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है। 11 से 14 दिन में, 20 से 25 दिन में, 25 से 30 दिन में या फिर 45 दिन में। जल्दी से बताएंगे कि जो डेपोक विधि है तो इसमें यार पौध कितने जल्दी तैयार हो जाती है जिससे कि उसे जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो जल्दी से बताइए कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, 11 से 14 दिन में, 20 से 25 दिन में, 25 से 30 दिन में या फिर 45 दिन में। तो कितने में हो जाती है यार, 11 से 14 दिन में। कितने दिन में हो जाती है तैयार, ये हो जाती है 11 से 14 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सर्वाधिक है। यार यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार, यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए गेहूं की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता किस राज्य में है। राजस्थान में होती है, पंजाब में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, फिर हरियाणा में होती है। जल्दी से बताइए कि गेहूँ की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है ये किस राज्य में होती है। राजस्थान में होती है, पंजाब में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, फिर हरियाणा में होती है। जल्दी से बताइए किस में होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर आपसे पूछा है उत्पादकता के बारे में तो सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पंजाब में। यहाँ कि अगर पूछा था गेहूँ की उत्पादकता के बारे में तो इसकी सर्वाधिक होती है प्रोडक्टिविटी यहाँ पंजाब में। कहाँ पर होती है, पंजाब में। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, अगर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है पंजाब में। और अगर आपसे पूछा है प्रोडक्शन के बारे में तो यहाँ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ का उत्तर प्रदेश में। ठीक है यार, अगर आपसे पूछा है उत्पादन के बारे में तो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में और जो उत्पादकता होती है ये होती है सबसे ज़्यादा पंजाब में। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेहूं का लूज स्मट किस कवक के कारण होता है, अर्थात आपको बताना है कोजल ऑर्गेनिज्म। तो जल्दी से बताइए यार, गेहूं में जो लूज स्मट डिजीज होती है तो इसका कौन सा कवक होता है, अर्थात इसका रोग कारक क्या होता है। जल्दी से बताएंगे, अस्ट्रेलिगोनिडा टिटिसाई होता है, अस्ट्रेलिगो होर्डाई होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई होता है, फिर एल्बोगो कैंडिडा होता है। जल्दी से बताएंगे यार, ये जो लूज स्मट होती है तो इसका रोग कारक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अस्ट्रेलिगोनिडा टिटिसाई होता है, अस्ट्रेलिगो होर्डाई होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई होता है, फिर एल्बोगो कैंडिडा होता है। जल्दी से बताइए कि लूज स्मट किसके द्वारा होती है, किस कवक के द्वारा होती है। अस्ट्रेलिगोनिडा टिटिसाई के द्वारा, अस्ट्रेलिगो होर्डाई के द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई के द्वारा, फिर एल्बोगो कैंडिडा के द्वारा। जल्दी से बताइए लूज स्मट का कारक किसे माना जाता है। यार अगर बात करते हैं लूज स्मट तो ये होती है अस्ट्रेलिगोनिडा टिटिसाई के द्वारा। किसके द्वारा होती है, अस्ट्रेलिगोनिडा टिटिसाई के द्वारा होते हैं। अगर बात करते हैं इसके कंट्रोल तो यार किसी भी प्रकार की जो स्मट होती है, ठीक है, स्मट डिजीज के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो स्मट डिजीज का जो कंट्रोल किया जाता है ये किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है यार, वीटावैक्स के द्वारा। किसके द्वारा, स्मट डिजीज का यहाँ जो कंट्रोल किया जाता है ये किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्के के पौधे में कल्लों की संख्या का पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे जो टिलर्स है ये कितने पाई जाते हैं मक्के के पौधे में, 1 पाई जाते हैं, 2 पाई जाते हैं, 10 पाई जाते हैं, फिर निश्चित नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि जो मक्के के पौधे में टिलर्स कितने होते हैं, टिलर्स की संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 10 होती है, फिर निश्चित नहीं है। जल्दी से बताइए जो टिलर्स है इनकी संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 10 है या फिर निश्चित नहीं है। जल्दी से बताइए टिलर्स की संख्या। तो यार अगर बात करते हैं मेज़ में अर्थात मक्के में जो पौधे में टिलर्स की संख्या तो ये होती है मात्र 1। कौन सा होता है यार, जो टिलर्स है इनकी संख्या केवल 1 होती है। कितनी होती है, केवल 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार संकर मक्का की बीज दर अर्थात यार आपको बतानी है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो जल्दी से बताएंगे यार संकर मक्का। तो यार संकर मक्का की जो सीड रेट होती है कितनी होती है, जल्दी से बताइए। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताइए
जो हाइब्रिड मेज है तो इसकी सीड रेट कितनी होती है, और आपको बताने है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो जल्दी से बताइए, 20 से 25 होती है, 18 से 20 होती है, 35 से 40 होती है, फिर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो हाइब्रिड मेज है इसकी सीड रेट क्या होती है। जल्दी से कमेंट करिए A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए A, B, C या फिर D। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं शंकर मक्का की, इस तरीके की जो सीड रेट होती है, शंकर मक्का की जो सीड रेट होती है ये होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यार हाँ, अगर आपसे पूछता है हाइब्रिड मेज के बारे में तो इसकी सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछता है शंकर धान की तो इसकी होती है यार हाँ, इसकी होती है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, शंकर धान की जो सीड रेट होती है ये होती है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछता है शंकर मक्का की तो शंकर मक्का की होती है यार 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मक्का के खेत में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। अब यहाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखें। मक्का के खेत में खरपतवारों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो किस हर्बिसाइड का आप प्रयोग करोगे, ये आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से बताइए कि मक्का के लिए सबसे बेस्ट वीडिसाइड किसे माना जाता है। एट्राजिन को माना जाता है, सिमेजिन को माना जाता है, 2,4-D को माना जाता है, फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। जल्दी से बताइए कि मक्का के खेत में आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो आप किस वीडिसाइड का प्रयोग करोगे। एट्राजिन का करोगे, सिमेजिन का करोगे, 2,4-D का करोगे, या फिर इनमें से किसी का नहीं करोगे। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं मक्का की फसल, तो यार हाँ, मक्के की फसल में आपको अगर पूछ रहा है खरपतवार नियंत्रण अर्थात किस वीडिसाइड का प्रयोग करोगे तो सबसे बेस्ट है यार हाँ, मक्के की फसल के लिए सबसे बेस्ट जो वीडिसाइड होता है ये होता है सिमेजिन। कौन सा होता है, सिमेजिन होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सिमेजिन ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर होता है एट्राजिन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सिमेजिन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तब तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सिमेजिन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको सिमेजिन नहीं देखने को मिलता तब आपका राइट आंसर कौन सा होता है, एट्राजिन होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सिमाजिन तो सिमेजिन वैसे मुख्यतः होता है मक्का के लिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पर उपलब्धि नहीं है सिमेजिन तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एट्राजिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्के के पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या क्या रखी जाती है। अर्थात आपको याद रहा, जो कैलकुलेट तो करोगे नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया ये भी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है यार मक्के की पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या, तो इसकी प्रति हेक्टेयर जो संख्या होती है, पौधों की जो संख्या होती है ये होती है 66,000। कितनी होती है यार मक्के की पौधों की संख्या, ये होती है प्रति हेक्टेयर 66,000। कितनी होती है, 66,000 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ज्वार के पौधे में HCN अर्थात यार हाइड्रोसाइनिक जो अम्ल होता है तो इसकी मात्रा पत्तियों में इकट्ठी होती है। यार हाँ, क्वेश्चन को दो बार पढ़ लीजिए कि ज्वार के पौधों में जो HCN होता है हाइड्रोसाइनिक जो अम्ल होता है तो इसकी मात्रा याद रखना पत्तियों में इकट्ठी होती है। ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट बोल रहा है आपको यह HCN कहाँ पर संश्लेषण होता है। यार हाँ, कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए। पहले पॉइंट में इसने बताया है कि जो HCN है अर्थात हाइड्रोसाइनिक अम्ल है तो ये संश्लेषण अर्थात इकट्ठा कहाँ पर होता है। ठीक है, ये इकट्ठा होता है ये होता है लीफ में। कहाँ पर होता है, ये लीफ में इकट्ठा होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये संश्लेषण कहाँ होता है। अर्थात यार हाँ, जो HCN है हाइड्रोसाइनिक अम्ल है तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो HCN है हाइड्रोसाइनिक अम्ल है तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तने में होता है, जड़ में होता है, पत्ती में होता है, या फिर इनमें से सभी में होता है। जल्दी से बताएंगे। जो HCN है ये इकट्ठा तो यार हम पत्तियों में होता है, लेकिन ये बनता कहाँ पर है, इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है। जल्दी से बताएंगे। तने में होता है, जड़ में होता है, पत्ती में होता है, फिर इन सभी में होता है। जल्दी से बताएंगे जो HCN है इसका संश्लेषण अर्थात ये बनता कहाँ पर है, तने में बनता है, जड़ में बनता है, पत्ती में बनता है, या फिर इन सभी में बनता है। जल्दी से कमेंट करिए कि HCN का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यार अगर बात करते हैं इसके निर्माण की, यार HCN का जो निर्माण होता है ये होता है जड़ में। कहाँ पर होता है यार, रूट्स में होता है। और अगर बात करते हैं यार इसका जो इकट्ठा होता है अर्थात ये कहाँ पर जमाव होता है, तो यार ये जड़ से तो निर्माण होता है और पत्तियों में आकर जम जाता है। यार कि जड़ से तो इसका निर्माण होता है और पत्तियों में आकर एकत्रित होता है और एकत्रित होकर क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, जिसके यहाँ अधिक मात्रा पर अगर इसका चर लेते हैं पशु तो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक पैदा करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक होते हैं अर्थात विषैले पदार्थ को स्रावित करते हैं। इसलिए यहाँ HCN की जो अधिक मात्रा है ये पशु के लिए हानिकारक साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ज्वार का उद्गम स्थान अर्थात आपको बताना है यार सोरगम का जो ओरिजिन प्लेस है वो किसे माना गया है। सेंट्रल अफ्रीका को माना गया है, भारत को माना गया है, अमेरिका को माना गया है, फिर ब्राज़ील को माना गया है। जल्दी से बताइए ज्वार का ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है। जल्दी से बताइए ज्वार का ओरिजिन प्लेस सेंट्रल अफ्रीका होता है, भारत होता है, अमेरिका होता है, फिर ब्राज़ील होता है।
किसे माना गया है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आपसे पूछा था ज्वार का ओरिजिनल प्लेस, तो इसका ओरिजिनल प्लेस होता है सेंट्रल अफ्रीका। क्या होता है, सेंट्रल अफ्रीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज्वार की सीड रेट। तो जल्दी से बताइए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसकी सीड रेट क्या होती है, ज्वार की सीड रेट क्या होती है, जल्दी से बताइए। 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे यार खान ज्वार की सीड रेट क्या होती है। 9 से 10 होती है, 8 से 9 होती है, 15 से 20 होती है, 20 से 25 होती है, फिर 30 से 35 होती है। जल्दी से बताएंगे कि ज्वार की सीड रेट क्या होती है। 8 से 9 होती है, 15 से 20 होती है, 20 से 25 होती है, फिर 30 से 35 होती है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यार अगर बात करते हैं ज्वार की बीज दर अर्थात सीड रेट, तो इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम। अर्थात आप ऑप्शन भी देख सकते हो, तो इसकी जो राइट आंसर माना जाएगा ये माना जाएगा 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्योंकि अगर बात करते हैं इसकी सामान्य जो सीड रेट होती है ये होती है 8 से 10 किलोग्राम। कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम। इसलिए यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर किसे माना जाएगा, 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कि सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है। राजस्थान में लिया जाता है, पंजाब में लिया जाता है, उत्पाद यानी गुजरात में लिया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन किस राज्य में लिया जाता है। राजस्थान में लिया जाता है, पंजाब में लिया जाता है, गुजरात में लिया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। जल्दी से बताइए तो कहाँ लिया जाता है यार कहाँ भारत में। अगर बात करते हैं बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन तो ये लिया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर लिया जाता है, राजस्थान में लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको अच्छा नहीं करना है, आपको करना है वीडियो एक लाइक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आपको इस वीडियो को जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड है उनके साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है दूसरे के लिए नॉलेजेबल है तो इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।